जरा सोचिए, आप एक आधुनिक एयरबस में हैं, 35,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से बैठे हैं, शायद कोई फिल्म देख रहे हैं, और अचानक हवाई जहाज का अगला हिस्सा, मतलब उसकी नाक, बिना किसी चेतावनी के नीचे की ओर झुक जाती है। यही हुआ था जेट ब्लू की फ्लाइट 1230 के साथ। आज हम इसी घटना की एकदम गहरी पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक बहुत ही विस्तृत तकनीकी जांच रिपोर्ट से ली गई है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस दिन क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, और यकीन मानिए इसका जो कारण है वो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हुआ ये कि मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर यह एयरबस विमान अचानक ही नीचे की ओर गोता लगाने लगा। पायलटों ने किसी तरह फ्लोरिडा में इमरजेंसी लैंडिंग तो करवा ली, सब सुरक्षित थे, जो कि सबसे अच्छी बात थी। बिल्कुल। लेकिन सवाल तो वही था कि ऐसा हुआ क्यों। तो जांच में सबसे पहली चीज क्या सामने आई? देखिए, जब जांचकर्ताओं ने प्लेन का ब्लैक बॉक्स देखा, मतलब उसका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, तो उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज मिली। विमान के 3 मुख्य फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में से एक में खराबी आ गई थी। इसका जो तकनीकी नाम है वो है ELAC, यानी एलिवेटर और एलेरॉन कंप्यूटर। ELAC ये काम क्या करता है? आसान भाषा में कहें तो यही कंप्यूटर हवाई जहाज को ऊपर नीचे करने, जिसे पिच कहते हैं, अच्छा, और दाएं बाएं झुकाने, जिसे रोल कहते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो जैसे ही ये खराब हुआ, विमान का नियंत्रण बिगड़ गया। और सबसे खतरनाक बात, जैसा कि सोर्स में भी बताया गया है, ये थी कि ऑटो पायलट बंद नहीं हुआ, कोई अलार्म भी नहीं बजा। हाँ, यही सबसे बड़ी समस्या थी। आमतौर पर जब कोई तकनीकी खराबी आती है तो सिस्टम पायलट को चेतावनी देता है ना? जी बिल्कुल। ऑटो पायलट खुद को बंद कर लेता है और कंट्रोल पायलट के हाथ में दे देता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पायलटों को तो पता ही नहीं चला, मतलब उन्हें लग रहा था कि सब कुछ सामान्य है, ऑटो पायलट अपना काम कर रहा है। जबकि असल में वही खराब कंप्यूटर विमान को तेजी से नीचे ले जा रहा था। ये एक तरह का साइलेंट फेलियर था, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक। ये कंप्यूटर इतना जरूरी क्यों है? मैंने सुना है आजकल के जहाज फ्लाई बाय वायर तकनीक पर चलते हैं। क्या ये उसी से जुड़ा है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के विमान कैसे उड़ते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, पायलट कॉकपिट में योक को हिलाते थे, स्टीयरिंग व्हील जैसा जो होता है। जी, उससे स्टील के तार और हाइड्रोलिक पाइप का एक पूरा जाल हरकत में आता था, और तब जाके पंख मुड़ते थे। मतलब एक सीधा मैकेनिकल कनेक्शन था। मतलब पायलट को सचमुच ताकत लगानी पड़ती थी। हाँ, और वो सिस्टम बहुत भारी भी होता था। उसमें तेल लीक होने का खतरा भी बना रहता था। फ्लाई बाय वायर ने इस सब को बदल दिया। तो अब कैसे कंट्रोल होता है? अब पायलट और पंखों के बीच कोई सीधा मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है। पायलट जो भी कमांड देता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में पहले कंप्यूटर के पास जाता है। अच्छा। कंप्यूटर ये जांचता है कि पायलट का कमांड सुरक्षित है या नहीं। जैसे अगर पायलट ने बहुत जोर से मोड़ दिया तो कंप्यूटर उसे थोड़ा नरम कर देगा, ताकि विमान पर कोई जोर न पड़े। बिल्कुल। ये एक तरह से पायलट और मशीन के बीच एक स्मार्ट सेफ्टी फिल्टर है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है, मतलब जिस सिस्टम को सुरक्षा के लिए बनाया गया था वही इस घटना में विलेन बन गया। हाँ, वही विलेन बन गया, वो फिल्टर ही खराब हो गया। तो विमान को कंट्रोल करने वाले ये कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं? क्या सिर्फ एक ही ELAC होता है? नहीं, यहीं पर एयरबस की इंजीनियरिंग की खूबी दिखती है। नियंत्रण किसी एक कंप्यूटर के हाथ में नहीं होता, बैकअप होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? तो सबसे पहले आते हैं 2 ELAC, यानी एलिवेटर एलेरॉन कंप्यूटर। जैसा हमने बात की, इनका मुख्य काम है एलिवेटर और एलेरॉन को संभालना। और जेट ब्लू वाले मामले में इन्हीं 2 में से एक ने गड़बड़ी की थी। सही पकड़ा। फिर आते हैं 3 SEC, यानी स्पॉइलर एंड एलिवेटर कंप्यूटर। अच्छा, वो जो लैंडिंग के वक्त पंखों से ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं? जी बिल्कुल वही, वो स्पीड ब्रेक्स। और आखिर में आते हैं 2 FAC, यानी फ्लाइट ऑगमेंटेशन कंप्यूटर। ये विमान के पिछले हिस्से यानी पूंछ पर लगे रडर को नियंत्रित करते हैं ताकि विमान स्थिर रहे। तो इसका मतलब ये कंप्यूटरों की एक पूरी टीम है, 7 कंप्यूटर। हाँ, एक तरह से विमान के 3 अलग-अलग दिमाग हैं जो एक दूसरे पर नजर रखते हैं। और इस मामले में टीम का एक सदस्य ELAC बागी हो गया था। लेकिन अब हम असली सवाल पर आते हैं। ये कंप्यूटर अचानक खराब क्यों हुआ? ये तो कोई आम लैपटॉप है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एविएशन ग्रेड हार्डवेयर है। तो जांचकर्ताओं ने क्या सोचा होगा? कोई सॉफ्टवेयर बग? हाँ, शुरुआत में शक इन्हीं चीजों पर था। उन्होंने कंप्यूटर की पूरी जांच की, उसका कोड लाइन बाय लाइन देखा, हार्डवेयर को परखा, लेकिन कोई गलती नहीं मिली। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, सब कुछ परफेक्ट था।
और जब सारे जमीनी कारण खारिज हो गए तब उन्हें आसमान की तरफ देखना पड़ा और जवाब मिला 15 करोड़ किलोमीटर दूर। एक मिनट, जी हाँ। 15 करोड़ किलोमीटर? आप कह रही हैं सूरज? जी हाँ, सूरज। इस घटना का असली कारण पृथ्वी पर नहीं बल्कि सूरज पर था। ये एक सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर की वजह से हुआ था। ये तो मतलब ये कैसे हो सकता है? एक सौर ज्वाला हवाई जहाज के कंप्यूटर को कैसे खराब कर सकती है? इसका असर बहुत ही, आप कह सकते हैं, सूक्ष्म स्तर पर होता है। इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं सिंगल इवेंट अपसेट। सिंगल इवेंट अपसेट? हाँ, सोचिए, कंप्यूटर की मेमोरी लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्विच से बनी है जिन्हें बिट्स कहते हैं। ये स्विच या तो 0 की स्थिति में होते हैं या 1 की। बाइनरी कोड, ठीक है, समझ गया। अब जब सूरज से एक सौर ज्वाला निकलती है तो वो अपने साथ बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले कण अंतरिक्ष में फेंकती है। जब इनमें से कोई एक कण जो लगभग रोशनी की रफ्तार से चल रहा होता है पृथ्वी के वायुमंडल में घुसकर उस कंप्यूटर चिप से टकराता है तो वो इन छोटे से स्विच की स्थिति को बदल सकता है। यानी एक 0 को 1 बना सकता है या 1 को 0 कर सकता है। इसे बिट फ्लिप कहते हैं। तो बस एक छोटा सा बिट बदलने से इतना बड़ा असर? हाँ, सोचिए, अगर विमान को सीधा रखो के कमांड का कोड 01101 है और उस एक कण के टकराने से बस 8 बिट बदल गया और कोड 11101 हो गया, तो हो सकता है उस नए कोड का मतलब कुछ और हो। बिल्कुल हो सकता है उसका मतलब हो विमान को नीचे की ओर मोड़ो। कंप्यूटर को लगता है उसे सही कमांड मिला है और वो उसे पूरा कर देता है। ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है। मतलब हम अपनी तकनीक को इतना सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम एक ऐसे ब्रह्मांड में तैर रहे हैं जहां सूरज की एक लहर हमारे सबसे एडवांस सिस्टम को बेकार कर सकती है। असल में हम इस घटना के खूबसूरत रूप को अक्सर देखते भी हैं। वो कैसे? जब ये सौर कण पृथ्वी के ध्रुवों के पास हमारे वायुमंडल में आते हैं तो वो हवा के कणों से टकराकर रंगीन रोशनी पैदा करते हैं। अरोरा बोरियोलिस। जी, उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। वो देखने में सुंदर लगता है लेकिन जब यही ऊर्जा किसी विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स से टकराती है तो खतरनाक हो सकती है। इस एक घटना ने तो हमें एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से उठाकर सीधे ब्रह्मांड के कैनवस पर पहुंचा दिया है। ये दिखाता है कि हम सब कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हमारा सूर्य, जिसे हम स्थिर मानते हैं, वो खुद स्थिर नहीं है। हाँ। वो हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है, लेकिन उसकी रफ्तार कितनी है? उसकी रफ्तार है लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब जब तक हमने ये एक वाक्य बोला हमारा पूरा सौर मंडल हजारों किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। हाँ, और सूरज को हमारी आकाशगंगा का ये एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 करोड़ साल लगते हैं। अविश्वसनीय। इसी तेज गति और सूरज के अंदर की उथल-पुथल के कारण ये सौर ज्वालाएं निकलती हैं। और ये सिर्फ हमारे एक तारे की कहानी है। हमारी आकाशगंगा में ऐसे 100 अरब से ज्यादा तारे हैं और सूरज उनमें से सिर्फ एक मामूली तारा है। ये सोचना ही मतलब हमें हमारी जगह का एहसास कराता है। तो हमने एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग से पड़ताल शुरू की और सूरज की गति तक पहुंच गए। जी, हमने समझा कि कैसे फ्लाई बाय वायर तकनीक एक सुरक्षा कवच की तरह है, लेकिन कैसे ब्रह्मांड से आया एक कण उस कवच में भी छेद कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि विमानन उद्योग ऐसी घटनाओं से बहुत तेजी से सीखता है। इस घटना के बाद एयरबस ने दुनिया भर में अपने लगभग 6000 विमानों के लिए एक जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया। अच्छा। हाँ, ये विमानन इतिहास के सबसे बड़े रिकॉल में से एक था। तो इस अपडेट ने क्या बदला? क्या किया उन्होंने सॉफ्टवेयर में एक अतिरिक्त सुरक्षा परत डाली जो लगातार ये जांचती है कि कंप्यूटर से आने वाला डेटा सही है या नहीं। अगर उसे कोई भी अजीब या अतार्किक डेटा मिलता है, जैसे अचानक नीचे जाओ का कमांड, तो वो उसे नजरअंदाज कर देगी। बिल्कुल, वो तुरंत उस कमांड को रद्द कर देगी और पायलट को सूचित करेगी। और ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है कि जैसे जैसे हमारी तकनीक ज्यादा संवेदनशील और इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर होती जा रही है, क्या हम ब्रह्मांड की इन प्राचीन और शक्तिशाली ताकतों के प्रति और भी ज्यादा असुरक्षित होते जा रहे हैं? आज एक सौर ज्वाला ने एक विमान के कंप्यूटर को भ्रमित कर दिया। कल यह हमारे पावर ग्रिड, हमारे सैटेलाइट नेटवर्क या किसी और जरूरी सिस्टम के साथ भी तो हो सकता है। तो सौर ज्वाला के अलावा और कौन सी खगोलीय घटनाएं हो सकती हैं जिनके लिए हमें भविष्य में तैयारी करने की जरूरत पड़ सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।